1.2.1 नया साल मुबारक हो। तारीख 1 जनवरी 2121 थी और राजपूत परिवार में खुशी का माहौल था। यह एक दुर्लभ अवसर था जब मैक्स ने अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को एक भव्य दावत खरीदने पर खर्च किया था। खाने की मेज पर 26 वर्षीय एक वयस्क व्यक्ति बैठा था जिसका वजन 320 पाउंड था। मैक्स राजपूत स्वयं अपने सगे भाई रुद्र राजपूत के जुड़वा भतीजे और भतीजी के साथ। जैक, एमी की थाली से खाना मत चुराओ, यहाँ बहुत सारा खाना है, अगर जरूरत हो तो दूसरी ले लो। मैक्स ने जैक को डांटा, लेकिन जैक ने जीभ बाहर निकाली और फिर भी एमी की थाली से खाना खाने लगा। मैक्स की भौहें गुस्से से तन गईं। वो तुरंत उठकर अपने आज्ञा न मानने वाले भतीजे के गाल नोच लेना चाहता था, लेकिन आलस के मारे वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसका 320 पाउंड का शरीर शारीरिक गतिविधियों से ज्यादा तनाव नहीं झेल सकता था। डेस्क जॉब का यह एक दुष्प्रभाव था जिससे उसका शरीर आलसी हो गया था। नया साल ही साल का वो एकमात्र दिन था जब मैक्स अपने भाई के परिवार से मिलता था। तकनीकी रूप से कहें तो उसके भतीजे और भतीजी से, क्योंकि उसका भाई इतने साल पहले हुए झगड़े के बाद से उससे बिल्कुल बात नहीं करता था। रुद्र मानवता के रक्षक देवता और पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, इसीलिए वे आमतौर पर नए साल के कामों में व्यस्त रहते थे और उनके अनाथ बच्चे ये त्योहार अपने मामा मैक्स के साथ मनाते थे। हालांकि मैक्स इससे दिखाता नहीं था, लेकिन वह उन दोनों शरारती बच्चों से दिल से प्यार करता था। यही वजह है कि उसने नए साल की दावत को भव्य बनाने और उनके उपहारों को बेहद महंगा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया, भले ही वह एक मामूली सरकारी नौकरी करता था। तो अंकल मैक्स, क्या आप हमें हमारी माँ नाओमी के बारे में कुछ और बता सकते हैं? वह कैसी थी? एमी ने मासूमियत भरी आवाज में पूछा और मैक्स को यह सवाल सुनकर गला भर आया। मैक्स ने अपनी भतीजी की चिकनी और साफ भूरी आंखों को देखा जो बिल्कुल उसके भाई जैसी थीं और उससे झूठ बोलना उसके दिल को तोड़ रहा था। मैक्स ने कहा, नाओमी वह। धमाका। एक जोरदार धमाके से मैक्स का घर हिल गया और सामने का दरवाजा उड़ गया। मैक्स को लकड़ी का एक भटकता हुआ गोला लगा और विस्फोट की आवाज से उसके कान बजने लगे, साथ ही उसके सिर से बहुत अधिक खून बहने लगा। छिप जाओ, मैक्स घबराया हुआ चिल्लाया। उसे अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा था। कानों में बज रही तेज आवाज के बावजूद मैक्स को वेयरवुल्फ की भयानक दहाड़ सुनाई दे रही थी। जब उसने देखा कि 5 भयानक वेयरवुल्फ जलते हुए दरवाजे से बाहर भागे और भेड़ियों की तरह उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। मैक्स के लिए यह एक भयानक दृश्य था, क्योंकि बच्चे अभी तक भागे नहीं थे और भेड़ियों ने उन्हें घेर लिया था और अब वे तीनों इन जानवरों से घिरे हुए खाने की मेज पर बैठे थे। चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैक्स ने दांत पीसते हुए कहा और मक्खन काटने वाला चाकू उठाकर धमकी भरा चेहरा बनाने की कोशिश की। लेकिन मैक्स की आक्रामकता देखकर भेड़ियों ने अपने नुकीले दांत दिखाए और भयानक गुर्राहट के साथ दहाड़ने लगे। मेरे भाई के आने से पहले तुम लोग भाग जाओ, क्योंकि अगर वह आ गया तो तुम्हारी राख भी नहीं बचेगी। मैक्स ने अपने भाई का नाम लेकर भेड़ियों को डराने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे अच्छी तरह जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं और किससे पंगा ले रहे हैं। ये निर्दयी कचरा हमें धमका रहा है, हैरी, कितना अजीब है, वेयरवुल्फ रिक ने कहा। प्रसिद्ध मैक्स राजपूत परिवार का निर्दयी निकम्मा और मानवता की विफलता। आप जैसे दिग्गज से साक्षात मिलना कितना सुखद है, वेयरवुल्फ हैरी ने उपहास उड़ाया। बस करो, इन निर्दयी बदमाशों को मार डालो और रुद्र राजपूत के बच्चों को अगवा कर लो। गश्ती दल के आने से पहले हमारे पास 2 मिनट हैं। समूह के सबसे बड़े वेयरवुल्फ ने, जो नेता प्रतीत हो रहा था, कहा और बाकी सबने तुरंत उसकी बात मान ली। भेड़ियों में से एक ने मैक्स पर हमला कर दिया और मैक्स ने मक्खन काटने वाले चाकू से उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धीमा था और वेयरवुल्फ ने उसकी बांह को पूरी तरह से काट दिया। आह! मैक्स दर्द से चीख उठा जब उसने अपने कटे हुए अंग को दुश्मन भेड़िए के मुंह में देखा, जो उसे रुई की तरह चबा रहा था। मैक्स के खुले घाव से खून तेजी से निकला और आसपास का इलाका खून से लाल हो गया, जबकि जैक और एमी घबराहट और दहशत में चीख रहे थे। अंकल मैक्स! इसके बाद 4 भेड़ियों ने मैक्स पर हमला किया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जबकि भेड़ियों का सरदार, जो सबसे बड़ा भेड़िया था, बच्चों को बेहोश करने के बाद उन्हें अपने कंधों पर घसीटता रहा। शुभ रात्रि, तुम ऐठे हुए कचरे, भेड़िए हैरी ने मैक्स की एक आंख को अपने पंजे से नोचते हुए कहा और फिर दूसरी आंख में भी वार किया, जिससे मैक्स के शरीर में असहनीय दर्द की लहर दौड़ गई, ऐसी पीड़ा जिसकी मैक्स ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके बाद मैक्स के लिए घोर अंधेरा छा गया, क्योंकि उसने अपने शरीर से कई घावों और कटे हुए अंगों से खून रिसते हुए महसूस किया।
अपने ठीक से काम करने वाले कानों से उसने भागते हुए भेड़ियों के कदमों की आहट और दूर से आती पुलिस सायरन की तेज होती आवाज सुनी। जल्द ही खून की कमी के कारण मैक्स बेहोश होने लगा, क्योंकि अंततः मृत्यु की अनिवार्यता उसके सामने स्पष्ट हो गई। उसकी इंद्रियां सुस्त पड़ने लगी और कुछ देर बाद उसे एक अंतहीन अंधेरे के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था जिसमें वह बह रहा था। अपने अंतिम क्षणों में मैक्स ने सोचा, शायद यही है मैक्स द मेनालेस का यही अंत है, मेरे दयनीय जीवन का भी यही अंत है। मुझे राहत मिली है कि आखिरकार मैं मर रहा हूँ। कम से कम मुझे सोमवार की मीटिंग में फिल की गिरती रेटिंग के बारे में बकवास नहीं सुननी पड़ेगी। सच कहूँ तो मैंने कितना व्यर्थ जीवन जिया है। पहले ज्ञानोदय से पहले मैं मानवता का सबसे आशाजनक भविष्य था, लेकिन मानव ऊर्जा को महसूस न कर पाने के कारण मैं सबसे बड़ी विफलता बन गया। जैक, एमी, मुझे माफ करना, अंत में तुम्हारे चाचा तुम दोनों को कुछ घटिया दर्जे के वेयरवुल्फ से भी नहीं बचा सके। उफ, कितनी निराशाजनक बात है, कचरे की तरह मरना। काश मुझे जीवन का दूसरा मौका मिल जाता, तो मैं कभी भी खुद को ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं गिरने देता। हे भगवान, अगर आप सचमुच मौजूद हैं, तो मुझे एक और मौका दीजिए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इसके बाद मैक्स के लिए सोचना भी मुश्किल हो गया और वह धीरे धीरे अथाह नींद में डूबता चला गया। हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि एक सुनहरी रोशनी ने उसकी आत्मा और मृत शरीर को ढांक लिया और उन्हें एक बार फिर से जोड़ दिया। अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता नेमेसिस की सहायता से हजरियल ने एक आकाशगंगा किलोमीटर दूर से अपने लक्ष्य स्थान पर नजर रखी। वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी, वह एक प्रथम श्रेणी का इंसान था जिसकी आज मृत्यु होनी तय थी। उसकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां जटिल थीं, लेकिन जब उसकी निजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने एक स्पष्टीकरण दिया, तो उसने उन स्पष्टीकरणों को अनसुना कर दिया और इलाके की छानबीन शुरू कर दी। पास ही कहीं कोई उत्सव चल रहा था, जहां पटाखे फूट रहे थे और आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी हो रही थी तथा मोमबत्ती से जगमगाते लालटेन आसमान में तैर रहे थे। वह कुछ देर तक निष्क्रियता से इस सुंदर उत्सव को देखती रही और पास ही होने वाले उस भयानक हमले का इंतजार करती रही। हेजरियल ने मैक्स का निरीक्षण किया, जो एक मोटे आदमी जैसा दिख रहा था। अभी भी अपनी जवानी में था, लेकिन उस सारी चर्बी के नीचे उसके चेहरे की सुंदरता साफ झलक रही थी। उसका चेहरा सुसंगठित था, उसकी आंखें चौड़ी और उसके बालों और भौहों की तरह ही खूबसूरत काले रंग की थीं। अगर उसका जबड़ा और सुडौल होता और शरीर पतला होता, तो वह यकीनन इतना आकर्षक होता कि कोई उसे शाही फरिश्ता समझ लेता, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपने शरीर का ठीक से ख्याल नहीं रखता था। उसने थोड़ा और गहराई से देखा, उसके शारीरिक लक्षणों का निरीक्षण किया और तुरंत ही उसकी खामी को पहचान लिया। उसकी ऊर्जा की नसें अवरुद्ध और क्षतिग्रस्त हो गई थीं। समय के साथ इसे ठीक किया जा सकता था, लेकिन मनुष्यों जैसे आदिम कबीलों में ऐसे व्यक्तियों को अक्सर कमजोर मानकर समाज से बहिष्कृत या हाशिए पर डाल दिया जाता था। एक ऐसे समाज में जहां केवल बलवान ही समाज की भलाई में योगदान दे सकते थे, ऐसे व्यक्तियों का जीवन आमतौर पर काफी कठिन होता था। लेकिन वह उसके भाई को जानती थी और उसके साथ होने से बच्चे का शुरुआती जीवन बुरा नहीं होना चाहिए था। उत्सुकतावश उसने उसके अतीत की छानबीन की। उसने अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लड़के की कहानी निकालने का आदेश दिया, जिसने उसे पल भर में समझ लिया और ये लगभग वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। वह जन्म से ही बुद्धिमान था और उसमें कुछ प्रतिभा भी थी। उसके भाई ने उसे जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्रदान की, जिससे उसका बचपन आरामदायक रहा और वह अपनी मर्जी से मौज मस्ती करता रहा। अपने भाई को आदर्श मानते हुए मैक्स ने किशोरावस्था में ही कड़ी मेहनत की और कम उम्र में ही सफलता हासिल कर ली, जिसके चलते उन्हें बहुत कम उम्र में ही प्रतिभाशाली और बाल प्रतिभा के रूप में जाना जाने लगा। उसकी किस्मत तब बदल गई जब वह गलती से एक वीआर पॉड में प्रवेश कर गया, जिसे उसके भाई की शक्तिशाली माना को समाहित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके कारण उसके माना मार्ग क्षतिग्रस्त और नष्ट हो गए और तब से उसका भाग्य तय हो गया था। हालांकि पहले जागरण से पहले पृथ्वी एक मनविहीन ग्रह था और उस समय ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन एक बार जब मन की बाधा हट गई और हर कोई मन का उपयोग करने में सक्षम हो गया, तो मैक्स की विकृति दिखने लगी। वह जनजाति अहंकारी था और दूसरों ने इसी अहंकार के कारण उसका बोझ और बढ़ा दिया। फिर भी शुरुआत में उसने संघर्ष जारी रखा। वह इस बात की सराहना कर सकती थी, अपने प्रियजन द्वारा धोखा दिए जाने और समाज द्वारा एक कमजोर और मर्दांगीहीन कचरे के रूप में बहिष्कृत किए जाने के कारण मैक्स का व्यक्तित्व वर्षों में धीरे धीरे नष्ट होता चला गया, यहाँ तक कि वह अपने वास्तविक स्वरूप का एक खोखला ढांचा बनकर रह गया और एक डेस्क जॉब कर्मचारी बन गया। नेमेसिस, उसका कर्मिक मूल्य क्या है? क्या उसकी आत्मा समय आत्मा प्रतिगमन के योग्य है? हजरिया ने दृढ़ स्वर में पूछा।
इस कालक्रम में उसकी आत्मा का कर्मिक मूल्य 0.00000000000000000000000001 है। वह 100 दिव्यसार के बदले काल आत्मा प्रत्यावर्तन के लिए पात्र है। एआई नेमेसिस ने उत्तर दिया। हज़रियल को इस कीमत पर दुख हुआ। संपूर्ण दिव्यसार का त्याग करना उसके लिए भी बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन वह रुद्र राजपूत की ऋणी थी और उसके भाई की मदद करने से वह ऋण चुक जाएगा। हेज़रियल ने मैक्स के अतीत को मिटा दिया। उसकी नियति उसके सामने खुलती चली गई, एक के बाद एक छवियों की एक श्रृंखला जुड़ती चली गई। अगर उसकी आंखें ठीक से काम कर रही होती तो वह और भी स्पष्ट छवियां, यहाँ तक कि अलग अलग रास्ते भी देख पाती, लेकिन अपने वर्तमान भेस बदले हुए रूप में वह इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकती थी। हेज़रियल ने मैक्स को जीवन का दूसरा मौका देने और उसे उस दिन वापस भेजने के बाद उसके जीवन पथ को देखा जिस दिन इस आदिम ग्रह में पहली बार जागृति आई थी, और इसे संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लड़का अपनी गलतियों को सुधारता है और अपने भाई से सुलह कर लेता है, साथ ही अपने जीवन से उन सभी हानिकारक लोगों को निकाल देता है जिन्होंने उनके साथ गलत किया था। वह एक साहसी के रूप में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता है और इस जीवन की तरह पहले स्तर पर अटके रहने के बजाय दूसरे स्तर पर पहुंच जाता है। युद्ध अध्ययन में रुचि पैदा होने के बाद वह ग्लेडिएटर खेलों के लिए विश्व प्रसिद्ध युद्ध विश्लेषक और टिप्पणीकार बन जाते हैं। वह 60 वर्ष की आयु के करीब पहुंचकर एक बारटेंडर बन जाता है और यात्रा पर निकले मानव और एल्फ ग्राहकों की सेवा के लिए एक दूर के ग्रह पर एक सराय खोलता है। उनकी मृत्यु एक सुखी व्यक्ति के रूप में हुई जिनकी अपनी कोई पत्नी या संतान नहीं थी। यही सब कुछ था। हेज़रियल को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि मैक्स कैसे जिएगा। पुनर्जन्म लेने वाले अधिकांश लोग ब्रह्मांडीय समय रेखा को बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि रानी ने अत्यंत कम कर्मिक मूल्य वाली आत्माओं को बेतुके रूप से उच्च कीमत पर पुनर्जन्म लेने की अनुमति दी थी। हालांकि सही दिशा में थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलने पर इस भाग्य के बेहतर भविष्य की ओर मुड़ने की संभावना बहुत कम थी। अपनी एआई से जांच करने के बाद हज़रियल ने दांत पीसकर अतिरिक्त 10 दिव्यसार का भुगतान किया ताकि उसे सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके, और वह धैर्यपूर्वक उन घटनाओं की प्रतीक्षा करने लगी जो उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। ठीक उसी समय, जैसा कि उसकी एआई ने भविष्यवाणी की थी, वेयरवुल्व्स ने उसका घर उड़ा दिया और उसके परिवार को अगवा कर लिया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अधिकांश लोगों के लिए यह अंत होता, लेकिन मैक्स के लिए यह एक नई शुरुआत थी। अधिकांश लोगों के लिए यह अंत होता, लेकिन मैक्स के लिए यह एक नई शुरुआत थी। हज़रियल ने अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने और सुरक्षा के लिए कुछ हजार किलोमीटर दूर रहने का विकल्प चुना था। वह जानती थी कि यह एक जोखिम है, लेकिन अब जब वह घटना जिसका वह इंतजार कर रही थी आखिरकार आ गई थी, और वेयरवुल्व्स ने मैक्स को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, तो उसे एहसास हुआ कि वह पृथ्वी के वातावरण को नष्ट किए बिना समय पर नहीं पहुंच सकती। वह अंतरिक्ष को मोड़कर सीधे अंदर जा सकती थी, लेकिन अगर वह अंतरिक्ष को विकृत करती तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि कोई अन्य छठे स्तर का प्राणी इस हलचल को भांप ले और इस घटना की ओर ध्यान दे। फिर भी उसे इस बात की कोई खास चिंता नहीं थी कि आकाशगंगा अंधकार में भूमि से कितनी दूर है। वहां पहुंचने से पहले ही हज़रियल ने मैक्स की आत्मा के चारों ओर समय के प्रवाह को फैला दिया ताकि उसे उसके मृत शरीर तक पहुंचने और उसे पुनर्निर्मित करने के लिए आवश्यक कुछ अतिरिक्त सेकंड मिल सके। मृत मैक्स के लिए समय का धीमा प्रवाह उसके बचपन की एक स्पष्ट स्मृति की तरह प्रतीत हुआ। बचपन में एक बार उसने गलती से एक मेज को धक्का दे दिया था जिस पर एक मिट्टी का फूलदान रखा था जो राजपूत परिवार की पिछली पीढ़ियों की विरासत थी। मेज हिल गई और उसने ऊपर देखा तो फूलदान किनारे पर डगमगा रहा था। वह क्षण मानो थमसा गया था, मानो समय में एक ऐसी छवि अंकित हो गई हो जो हमेशा के लिए ठहर सी गई हो, और अंत में फूलदान गिरने लगा। पहले तो उसे लगा कि यह सब अभी हो रहा है। उसके चारों ओर दुनिया थम सी गई थी, मानो समय एक बार फिर ठहर गया हो। हालांकि उस समय उसके चारों ओर केवल अंतहीन अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन जल्द ही एक सुनहरी रोशनी ने उसे घेर लिया और उस रोशनी में दुनिया के कुछ हिस्से बदलने लगे। उसके शरीर के कटे हुए अंग खून से लथपथ फर्श पर लुढ़कते हुए खून से लथपथ हो गए, खाने की मेज से टकराते हुए उछले और उसके शरीर की ओर बढ़ गए। उसके पैर जमीन पर ऐसे फिसल रहे थे मानो उसका अपना लाल खून एक लचीली रस्सी बनकर उसके शरीर को एक साथ खींच रहा हो। घबराहट से उसका सीना कस गया और उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह न तो एक मांसपेशी हिला पा रहा था और न ही पलके झपका पा रहा था। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उसके नियंत्रण में प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था,
और उसे इंतजार करना पड़ा और देखना पड़ा कि कैसे उसका शरीर खुद को फिर से संगठित कर रहा है। ये बेहद दर्दनाक था और ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर का खून खौलते हुए गर्म तेल में बदल गया हो। उसकी पसलियों के नीचे एक असहज मरोड़ हो रही थी क्योंकि मांसपेशियां और हड्डियां खुद को फिर से जोड़ रही थीं। इस दौरान सुनहरी चमक लगातार बढ़ती ही गई। मैक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर फिर से बन गया हो, क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर के अंदर वापस खींच ली गई थी और तुरंत ही वह हौंफते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। मैक्स को लगभग यह उम्मीद थी कि उसके शरीर में असहनीय दर्द होगा। उसकी मृत्यु से पहले के कुछ क्षण उसके जीवन के सबसे दर्दनाक क्षण थे। हालांकि उसे राहत मिली कि उसके शरीर में जरा भी दर्द नहीं था। जब मैक्स ने दोबारा ऊपर देखा तो उसने सुनहरी रोशनी से ढकी एक महिला को धीरे धीरे रात के आकाश से उसकी छत में बने खुले छेद से नीचे उतरते हुए देखा और एक पल के लिए वह अवाक रह गया। जैसे ही उसने उसे देखा, वह जान गया कि वह एक दिव्य देवदूत है, क्योंकि उसके चमकीले सफेद पंख और दमकते चांदी के कवच थे। हालांकि यही उसकी सबसे आकर्षक बात नहीं थी। मैक्स की नज़रों में वह सौंदर्य की पराकाष्ठा थी, एक दिव्य प्राणी जो पूर्णता से परे थी, जिसकी त्वचा चिकनी और बेदाग थी और शरीर एकदम सही था, न ज्यादा लंबा, न ज्यादा छोटा, न ज्यादा मोटा, न ज्यादा पतला, न ज्यादा पीला, न ज्यादा सांवला, बस एकदम सही। उसकी आंखों में करुणा थी, फिर भी उसके चेहरे पर ठंडक थी। यह एक ऐसा विरोधाभास था जिसने मैक्स के फिर से बने दिल को निराशा से भर दिया जब उसने उसे अपने सामने सहजता से अपने पैरों पर उतरते हुए देखा। मैक्स को लगा कि वह तो निश्चित रूप से मर चुका है और अब स्वर्गदूत उसके मृत शरीर को स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। उसने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान बिखेरी और आंखें बंद कर लीं। अगर इतनी सुंदर देवदूत उसे स्वर्ग ले जाने के लिए आई है, तो वह स्वर्ग जाने के लिए तैयार था। मैक्स के आधे कामुक और आधे अभिमानी चेहरे को देखकर हज़रियल ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और फिर सिर हिलाते हुए कहा, मैक्स राजपूत, मैं हज़रियल हूँ और मैं यहाँ देवदूत जाति का आपके बड़े भाई रुद्र राजपूत के प्रति ऋण चुकाने आई हूँ। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपको सिग्मा के शुरू होने से एक दिन पहले के समय में वापस भेज दूंगा और आप एक प्रतिगामी के रूप में अपना जीवन जिएंगे। आप स्वीकार करते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैक्स ने अपना मुंह कई बार खोला और बंद किया क्योंकि अंततः स्थिति की वास्तविकता उसके दिमाग में बैठ गई। उसे इस देवदूत ने केवल उसके भाई की वजह से बचाया था और अब वे उसे जीवन का दूसरा मौका दे रहे थे। कुछ देर बाद मैक्स ने कहा, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? मैक्स वास्तव में मना नहीं करना चाहता था, हालांकि वह ये जानना चाहता था कि क्या उसके पास ऐसा करने की स्वतंत्रता है, या उसे किसी उच्च शक्ति द्वारा कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो वह उससे करवाना चाहता है। हज़रियल ने कंधे उचकाते हुए कहा, हमारी मुलाकात की यादें मिटाने के बाद मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। तुम्हारी जान बचाना रुद्र राजपूत के प्रति मेरे कर्ज को चुकाने जैसा होगा। ये सुनकर मैक्स का धड़कता दिल और भी तेज हो गया। उसके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह पूरी जिंदगी एक निकम्मा रहा था, लेकिन अब उसे इसे फिर से शुरू करने और दोबारा जीने का मौका मिला था। अंततः उसे अपने द्वारा किए गए सभी गलत कामों को सुधारने का मौका मिला। उसकी आंखों में छाई धुंधली सी भावना दृढ़ निश्चय में बदल गई जब उसने हज़रियल की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूँ। एक पल के लिए मैक्स की आंखों में दिख रहे दृढ़ विश्वास को देखकर हज़रियल भी भावुक हो गई। उसके भावहीन चेहरे पर भावनाओं की एक झलक दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वह झलक गायब हुई, वह तुरंत संभल गई और बोली, समय में वापस भेजने से पहले मैं तुम्हारा एक और उपकार करूंगी, जो यह है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम इस बार अपना और अपने ग्रह का भाग्य कैसे बदल सकते हो। मैं तुम्हारी निर्धन अवस्था और तुम्हारे पिछले जीवन के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं भाग्य के उन धागों को देख सकता हूँ जो तुम्हें बांधते हैं। इसे मेरी ओर से आपके लिए उपहार समझे, क्योंकि आपने काया बनकर भूल जाने के बजाय योद्धा का मार्ग चुना। मैक्स ने हज़रियल के सामने पूरी तरह से सिर झुकाया। वह सचमुच इस देवदूत की उदारता से अभिभूत था और उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यदि वह कभी सक्षम हो गया तो वह उसकी दयालुता का प्रतिफल अवश्य देगा। लेकिन हज़रियल के मुंह से निकले एक शब्द ने उसके मन में लाखों सवाल खड़े कर दिए। जब उसने पूछा, क्या तुम मेरा और मेरे ग्रह का भाग्य बदल सकते हो? हज़रियल ने सिर हिलाया और अपनी हथेलियों को झटका देते हुए उसे अपने भाई का एक दृश्य दिखाया, जो मैक्स की मृत्यु से पागलपन में डूबा हुआ था। हज़रियल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु और उसके बच्चों के अपहरण के बाद रुद्र राजपूत अपनी आंतरिक दयालुता को त्याग देता है और आकाशगंगाओं का विनाशक बन जाता है। अगले 2 वर्षों में वह वेयरवुल्फ द्वारा बसे 17 ग्रहों को नष्ट कर देता है और 2 आकाशगंगाओं को तबाह कर देता है, अंततः दानव सम्राट का शिकार होने से पहले। उनकी मृत्यु के बाद आकाशगंगा और पृथ्वी पर अंधकार की शक्तियों का कब्जा हो जाता है।
ये सुनकर मैक्स की छाती कस गई। उसने अपने पिछले जीवन में जितने भी लोगों के साथ अन्याय किया था, उनमें सबसे ज्यादा अन्याय उसने अपने भाई के साथ किया था, और वह जानता था कि इस स्वार्थी दुनिया में अगर कोई सचमुच उससे निस्वार्थ प्रेम करता है तो वह उसका भाई ही है। हेजरियल ने आगे कहा, चाहे मैं कोई भी संस्करण देखूं, रुद्र राजपूत की मृत्यु के बाद पृथ्वी का विनाश निश्चित है, चाहे आप जीवित रहें या मर जाएं, क्योंकि उनके बिना ये ग्रह और पूरी मानवता दयनीय स्थिति में है। यदि तुम अपने भाई से भी अधिक मजबूत स्तंभ बन जाओगे, तभी तुम पृथ्वी को निश्चित विनाश से बचा पाओगे। बोलते समय मैक्स हकलाने लगा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं इस भाग्य को कैसे बदल सकता हूँ? हजरियल ने कहा, तुम्हारे लिए इस भाग्य को बदलना बहुत ही असंभव है। 1 करोड़ भाग्य में से तुम्हारी सफलता की संभावना मात्र 1 है। मैक्स को ऐसा लगा जैसे उसे बर्फीले ठंडे पानी से भरे टब में डुबो दिया गया हो, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके लिए अपने भाग्य को बदलना कितना असंभव और कठिन होने वाला है। हजरियल ने आगे कहा, हालांकि उन सभी भाग्य में जहां आप पर्याप्त रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं और जहां आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, आपकी सफलता की 3 कुंजी होती हैं। मैं तुम्हें ये 3 दृश्य दिखाऊंगा और उसके बाद तुम्हारा पुनर्जन्म अतीत में होगा और यह जीवन केवल एक स्मृति बनकर रह जाएगा। मैक्स ने तुरंत चिल्लाकर कहा, नहीं, रुको। हेजरियल चौंक गई और उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। मैक्स ने उसकी आंखों में देखा और उसके गालों पर गहरी लाली छा गई। उसने कहा, मैं तुमसे दोबारा कैसे संपर्क करूंगा? क्या तुम मुझे किसी और समयरेखा में नहीं भूलोगी? जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं तुम्हारी दयालुता का बदला चुकाना चाहूंगा। हेजरियल जोर से हंसना चाहती थी और हालांकि वह मन ही मन हंस रही थी, बाहरी तौर पर वह पहले की तरह ही भावहीन बनी रही। उसे मैक्स का रवैया बेहद प्यारा और मनमोहक लगा, लेकिन वह इसे दिखा नहीं सकी। इसलिए उसने भावहीन चेहरे के साथ उसे एक पेंडेंट फेंक दिया। अगर यह आपके पास है, तो समय सीमा चाहे जो भी हो, मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे चुने हुए लोगों में से एक हैं। मैक्स ने 2 पंखों वाले देवदूत के आकार वाले चिकने हरे पेंडेंट को देखा और उसे गले में पहनने से पहले देर तक और जोर से चूमा। इस बार हजरियल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने उत्साह भरे स्वर में कहा, दूसरी तरफ मिलते हैं। मैक्स के शरीर पर एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी छा गई और उसके दिमाग में 3 दृश्य दिखाई दिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला सपना। मैक्स ने एक लड़की का सपना देखा जो अंधेरी गलियों से भाग रही थी। उसके हाथों में 2 खून से सने खंजर थे और उसकी अंबर रंग की आंखों में एक घातक घूर थी। तभी उसके मन में एक आवाज फुसफुसाई, उसे बचाओ। दूसरा दृश्य। मैक्स ने एक देवता को देखा जो ज्वालाओं के सागर से घिरा हुआ था और अपनी ज्वालाओं का उपयोग करके एक ग्रह को उसके मूल से फाड़ रहा था। कई वर्षों बाद मैक्स ने उसी देवता को देखा जब उसके अपने ही साथियों ने उसे मार डाला। उसकी आत्मा एक हथियार में परिवर्तित होकर 3 टुकड़ों में टूट गई और फिर ब्रह्मांड में बिखर गई। उस आवाज ने उसे 3 टुकड़े दिखाए और कहा, इसे प्राप्त करो। तीसरा दृश्य। मैक्स ने खुद को एक सिंहासन पर बैठे हुए देखा। उसकी आंखें लाल नीली थीं और चेहरा पीला सफेद था। जब वह मुस्कुराया तो उसने पिशाच जाति के विशिष्ट नुकीले दांत देखे और 1005वें स्तर के पिशाच उसके सामने समर्पण भाव से घुटने टेक दिए। उनकी सामूहिक आवाजें कह रही थीं, राजा अमर रहें। तीनों दृश्य समाप्त होते ही मैक्स अचानक जाग उठा और खुद को अपने पुराने बिस्तर पर पाया। वह अपने 17 वर्षीय शरीर में वापस आ गया था और उसके पिछले जीवन की एकमात्र स्मृति और प्रमाण उसके गले में लटका हरा पंखों वाला पेंडेंट था। मैक्स का एक बार फिर पुनर्जन्म हो गया था। बीप 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 बीप। मैक्स अपने बिस्तर के किनारे बैठा था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। तभी उसने अपनी जेब में रखे पुराने मोबाइल फोन की वाइब्रेशन सुनी। सोफी का फोन। उस नाम को देखते ही उसकी धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें ठंडी हुईं, धड़कन सामान्य हो गई। हाँ, बिल्कुल सही, मैं अभी भी उस कमीनी के साथ डेटिंग कर रहा हूँ। यह उसकी पूर्व प्रेमिका थी, वह लड़की जिसने मैक्स के अतीत में उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और जो उसके पतन के सबसे बड़े कारणों में से एक थी। मैक्स ने बेपरवाही से कॉल काट दी क्योंकि एक छोटी सी याद ने उसे दर्दनाक अतीत की याद दिला दी। उन्होंने सोफी के साथ डेटिंग तब शुरू की थी जब वह महज 17 साल के थे, जबकि सोफी उस समय उनसे काफ़ी बड़ी यानी 22 साल की थी। उनका रिश्ता 9 महीने से अधिक समय तक चला और दोनों ने एक साथ काफ़ी समय बिताया क्योंकि सोफी ने धीरे धीरे मैक्स को यह विश्वास दिलाया कि उसका भाई वास्तव में उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है और उसे वास्तव में मजबूत और निर्बाक बनने के लिए अपने परिवार को छोड़ना होगा।
उसने उससे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे और वह उसे सच्चे दिल से प्यार करती है। हालांकि ये सब एक भद्दा दिखावा और एक घमंडी झूठ था। जब तक वह पृथ्वी का चुना हुआ व्यक्ति था, वह उसके कानों में मीठे शब्द भरती थी और उसे राजा जैसा महसूस कराती थी, जब तक कि वह अंततः अपनी कृपा से वंचित नहीं हो गया, क्योंकि उसी दिन उसने बेहतर अवसर के लिए उसे बेरहमी से छोड़ दिया। मैक्स को अच्छी तरह याद था कि एक श्रेणी के होनहार मुक्केबाज बेनेडिक्ट दिविनोरम के खिलाफ लड़ाई हारने के बाद वह निराश होकर घर लौटा था। तभी उसने देखा कि सोफी अपने ही बिस्तर पर उस लड़के को जोश से चूम रही थी और मैक्स की मौजूदगी की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। बेनेडिक्ट ने उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए कहा, यो लूज़र, तेरी बंदी अब मेरी है। जबकि सोफी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें ठंडी थीं, मानो उसे देखकर घृणा हो रही हो। सोफी ने बेनेडिक्ट को और भी जोशीले चुंबन के लिए अपनी ओर खींच लिया और मैक्स की ओर एक पल के लिए भी नहीं देखा। ब्रेकअप की बात तो दूर की है, उस दिन से मैक्स उन दोनों से गहरी नफरत करता था। हालांकि मैक्स अपने जीवन और करियर में लगातार नीचे गिरता रहा, वहीं बेनेडिक्ट लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ता रहा और मानवता की युवा पीढ़ी का सितारा बन गया। मैक्स के लिए अपनी तरक्की देखना दर्दनाक था। हालांकि अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है कि इस टाइमलाइन में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और इस बार उसे सोफी को छोड़ने का मौका मिलेगा, बजाय इसके कि चीजें इसके विपरीत हों। इस जीवन में मैक्स को कई गलतियों को सुधारना था और वे दोनों तो उसके सबसे गंभीर अपराधी भी नहीं थे। वास्तव में मैक्स को इस जीवन में जो बड़े लक्ष्य हासिल करने थे, उनकी तुलना में वे दोनों इतने महत्वहीन थे कि उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता था। जैसे ही यह विचार मैक्स के तर्कसंगत मन में आया, उसके अंधकार में मन के दूसरे हिस्से में कुछ ऐसा हुआ कि मैक्स ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, मुझे और भी बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं और मैं छोटी सोच रखने का जोखिम नहीं उठा सकता, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं बख्शूंगा जिन्होंने अतीत में मेरे साथ गलत किया है। इस बार मैं अतीत और वर्तमान के सभी ऋणों को ईमानदारी से चुकाऊंगा। 10 गुना दयालुता, 1000 गुना विश्वासघात। मैक्स खड़ा हुआ और उसने आईने में खुद को देखा। मैक्स लगभग भूल ही गया था कि एक समय उसका शरीर इतना दुबला पतला और मांसल था कि ऐसा लगता था मानो उसे किसी पुनर्जागरण काल के कलाकार ने तराशा हो। सुंदर, मैक्स ने मुस्कुराते हुए खुद को देखते हुए कहा। अब जाकर उसे अच्छे रूप रंग का सही मूल्य समझ में आया, क्योंकि जब उसने अपना स्वाभाविक आकर्षण और रूप रंग खो दिया तो उसके आत्मविश्वास में भी गंभीर कमी आई। हालांकि रूप रंग ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन अच्छे रूप रंग से व्यक्ति में आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ जाता है। मैक्स ने अपनी गर्दन पर हरे पंखों वाले देवदूत के ताबीज को देखा, उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हेजरियल द्वारा दिखाई गई तीनों छवियां HD में उसके दिमाग में अंकित हो गईं। पुनर्जन्म के अनुभव से उपजे उसके भाव आखिरकार शांत होने पर मैक्स को एक क्षण के लिए ये स्पष्टता मिली कि उसे तत्काल क्या पूरा करने की आवश्यकता है और उसे आगे का रास्ता कैसे चुनना है। डिजिटल उपकरणों पर भरोसा न होने के कारण मैक्स कागज और कलम लेकर बैठ गया और अपने अतीत की सभी महत्वपूर्ण यादों को तेजी से लिखने लगा, ताकि बाद में वे धुंधली न पड़ जाएं। 2 घंटे तक वह सभी महत्वपूर्ण पात्रों, सभी महत्वपूर्ण जानकारियों और होने वाली सभी बड़ी घटनाओं के बारे में लिखता रहा, और जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने शीर्ष पर पहुंचने की अपनी योजना के पहले चरण को तैयार किया। चूंकि मैक्स को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हेजरियल द्वारा दिखाए गए हथियार या महिला को कहाँ ढूंढना है, इसलिए उसे पहले इन चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का तरीका खोजना होगा, इससे पहले कि वह वास्तव में उनका पीछा करे, जिसका मतलब था कि फिलहाल वह अकेला था। अपने पिछले जीवन में मैक्स ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए महान विश्वविद्यालय के बारे में तब तक नहीं सुना था जब तक कि वह 19 वर्ष का नहीं हो गया और नामांकन के लिए निर्धारित आयु सीमा को पार नहीं कर गया। विश्वविद्यालय एक सुरक्षित वातावरण में सीखने और विकसित होने के लिए एक अद्भुत जगह थी और उस विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का सबसे बड़ा फायदा यह था कि स्नातक होने पर वह सार्वभौमिक रानी द्वारा किए गए अपने मूल्यांकन को गुप्त रख सकता था। वह सर्वश्रेष्ठ संसाधनों और एक विशाल सूचना पुस्तकालय की सहायता से सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसरों से सीख सकता था और अंत में उस सार्वजनिक अपमान से बचने में कामयाब रहा जिसका सामना उसने अपने पिछले जीवन में किया था जब रानी ने उसे F ग्रेड का निर्दयी और बेकार व्यक्ति घोषित कर दिया था। ट्यूटोरियल गेम ओमेगा के विपरीत, जहां कोई भी शुरुआत से ही अपनी क्लास चुन सकता था और कोई व्यक्तिगत रेटिंग नहीं थी, यूनिवर्सल गेम सिग्मा में जब कोई व्यक्ति लेवल 30 पर पहुंचता था तो उसका मूल्यांकन सार्वभौमिक रानी द्वारा किया जाता था और उसे F से SSS तक की रेटिंग दी जाती थी।
रेटिंग अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि कम रेटिंग वाले लोगों के लिए करियर के रूप में चुनने के लिए केवल कुछ निश्चित प्रकार की नौकरियां ही उपलब्ध थीं और केवल उच्च रेटिंग वाले ही विशिष्ट प्रकार के करियर विकल्पों को चुन सकते थे और आम लोगों पर बढ़त हासिल कर सकते थे। मैक्स, जिसे एफ श्रेणी में रखा गया था, के पास केवल 5 विकल्प थे, जिनमें से पैदल सैनिक और सड़क सफाईकर्मी सबसे आकर्षक 2 विकल्प थे। इसी कारण मैक्स को पैदल सैनिक का पद चुनना पड़ा और दुनिया के सामने अपमान सहना पड़ा, जो उसके पतन की शुरुआत थी। हालांकि मैक्स अभी तक अपनी शक्तिहीन स्थिति को बदल नहीं सका था और इसलिए ईरानी द्वारा किए गए अपने मूल्यांकन में सुधार नहीं कर सका, लेकिन खुले मानव संपर्क परीक्षण स्थलों पर समारोह से गुजरने के बजाय, जहां उसके परिणाम दुनिया को दिखाए जाएंगे, कम से कम विश्वविद्यालय में उन्हें निजी रखा जाएगा, जिससे उसकी गरिमा सुरक्षित रहेगी। विश्वविद्यालय में दाखिले के मानदंड सरल थे। किसी भी नस्ल के व्यक्ति विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकते थे, बशर्ते वे प्रकाश गुण से संबंधित हों। कोई प्रवेश परीक्षा नहीं थी और जो भी शुल्क वहन कर सकता था, उसे दाखिला मिल सकता था। उस व्यक्ति की आयु उस प्रजाति की परिपक्वता आयु सीमा से कम होनी चाहिए, जो मनुष्यों के लिए 18 वर्ष थी। मैक्स ने इन सभी मानदंडों को पूरा किया। हालांकि समस्या ये थी कि विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की फीस बहुत अधिक थी, जो प्रति सेमेस्टर 1 मिलियन यूनिवर्सल गोल्ड थी। इस संख्या को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, मैक्स के पिछले जीवन में सरकारी नौकरी में एक वर्ष का वेतन 25,000 सार्वभौमिक सोना प्रति वर्ष था और पहले जागरण के प्रारंभिक चरणों में शायद पूरी मानव जाति के पास भी उसके नामांकन के लिए आवश्यक 1 मिलियन सोने के सिक्के नहीं होते। अगस्त में मैक्स का जन्मदिन तेजी से नजदीक आ रहा था, इसलिए सेमेस्टर शुरू होने से पहले उसके पास आवश्यक धन जुटाने और नामांकन कराने के लिए लगभग 45 दिन का समय था। एक सामान्य इंसान के लिए यह एक असंभव उपलब्धि होती, लेकिन सौभाग्य से मैक्स एक रिग्रेसर था। भविष्य के ज्ञान से लैस होकर वह विश्वविद्यालय की फीस चुकाने के लिए आवश्यक धन कमाने का सही तरीका जानता था, लेकिन उसे इस पर जल्दी अमल करना था क्योंकि आज ट्यूटोरियल का आखिरी दिन था। उत्साहित मैक्स ने जल्दी से अपना पुराना वीआर पॉड ढूंढ लिया और आखिरी बार ट्यूटोरियल गेम ओमेगा में लॉग इन किया। सिग्मा का एक रहस्य था, जिसके बारे में उस समय मैक्स के अलावा किसी को भी पता नहीं था। हालांकि आम सहमति ये थी कि कोई भी ट्यूटोरियल गेम ओमेगा से बाहर की कोई भी वस्तु वास्तविक दुनिया में नहीं ला सकता था, लेकिन यह नियम वास्तव में उन दिव्य वस्तुओं पर लागू नहीं होता था जो व्यक्तियों से बंधी होती थीं। ऐसी वस्तुओं को वास्तव में सार्वभौमिक रानी द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता माना जाता था और रानी द्वारा उचित समझे जाने वाले नकारात्मक प्रभाव के साथ उन्हें वास्तविक दुनिया में ले जाने की अनुमति दी जाती थी ताकि ब्रह्मांड के संतुलन पर कोई प्रभाव न पड़े। उसके अतीत के समय में उसके भाई जैसे कुछ ही शीर्ष खिलाड़ी ओमेगा से बाहर की वस्तुओं को वास्तविक दुनिया में लाने में सक्षम थे, और यह केवल संयोगवश ही संभव हो पाया क्योंकि खेल समाप्त होने पर वे पहले से ही उक्त वस्तुओं के कब्जे में थे। हालांकि इस रहस्य को पहले से जान लेने के कारण मैक्स को अब जीवन भर का एक सुनहरा अवसर मिल गया था। चूंकि ओमेगा में यह आखिरी दिन था, इसलिए खिलाड़ी अपनी बेहद कीमती चीजें बेहद कम कीमतों पर बेच रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वे उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। मैक्स का लक्ष्य या तो दिव्य श्रेणी का हथियार या दिव्य श्रेणी का औषधि प्राप्त करना था। सार्वभौमिक रानी निश्चित रूप से इसे एक अवगुण देगी और वास्तविक दुनिया में लाए जाने पर इसकी गुणवत्ता को उन्नत या उच्च श्रेणी तक कम कर देगी। हालांकि एक उच्च श्रेणी की औषधि भी कम से कम 500,000 सोने के सिक्कों में बिकती थी, जबकि एक उन्नत औषधि 1 मिलियन सोने में बिकती थी। अगर मैक्स इन वस्तुओं को सफलतापूर्वक बेच पाता है, तो वह आसानी से विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए पैसे जुटा सकता है। परिचित पर्पल हेज सिटी में लॉग इन करने के बाद मैक्स को एक पल के लिए पुरानी यादों में खो जाने का एहसास हुआ क्योंकि 1 दशक से अधिक समय बीत चुका था जब वह इस शहर में स्वतंत्र रूप से घूम पाया था। अगर परिस्थितियां अलग होती तो मैक्स को बस प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना और पुरानी यादों को ताज़ा करना अच्छा लगता, लेकिन फिलहाल उसके पास ऐसा करने की कोई सुविधा नहीं थी। मैक्स तुरंत नीलामी घर की ओर दौड़ा क्योंकि नीलामी घर में ही उसे कोई दिव्य वस्तु खरीदने का मौका मिल सकता था। जैसे ही वह नीलामी घर पहुंचा, काउंटर पर एक एल्फ रिसेप्शनिस्ट को देखकर वह चौंक गया। वह एक एनपीसी है मैक्स, यह अभी भी एक खेल है। मैक्स को खुद को याद दिलाना पड़ा ताकि वह चौंक न जाए, और लार निगलते हुए उसने कहा, हेलो, क्या मैं आपके पास मौजूद सभी दिव्य वस्तुओं की सूची देख सकता हूँ? एल्फ रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर महोदय, लेकिन एपिक श्रेणी से ऊपर की वस्तुएं केवल नीलामी घर के वीआईपी ग्राहकों को ही बेची जाती हैं, इसलिए मुझे आपका वीआईपी कार्ड देखना होगा, अन्यथा आपको हमारे पास मौजूद एपिक वस्तुओं की लंबी सूची में से चुनना होगा। मैक्स ने अपने माथे पर हाथ रखा। वह इस रिवाज के बारे में भूल गया था।
उसने जल्दी से अपनी इन्वेंट्री में देखा और अपना ट्रू एलीट गिल्ड टोकन निकाला। ट्रू एलाइट्स गिल्ड उनके भाई का गिल्ड था और यही इस राज्य और इस शहर का स्वामी था। वे मूल रूप से न केवल इस शहर को चलाते थे और सभी प्रबंधन और उच्च पदस्थ सैन्य पदों को भरते थे, बल्कि नीलामी घर जैसे प्रतिष्ठानों का भी संचालन करते थे। इसलिए जब मैक्स ने अपना गिल्ड टोकन दिखाया, गल्फ रिसेप्शनिस्ट तुरंत अधिक सम्मानजनक हो गई और उसने तुरंत उपलब्ध सभी दिव्य वस्तुओं की सूची प्रदान कर दी। फोई ग्रास दिव्य क्रोवामारियन बत्तख के जिगर से एकत्रित, यह एक स्वादिष्ट व्यंजन है जिसका उपयोग दिव्य व्यंजनों को पकाने के लिए किया जा सकता है जो प्रचुर मात्रा में औषधीय और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। ब्लू स्पॉट फूल दिव्य उच्च गुणवत्ता वाले स्टैमिना पोषण बनाने के लिए एक आवश्यक घटक। रेड स्पॉट फूल दिव्य उच्च श्रेणी के माना औषधि बनाने के लिए एक आवश्यक घटक। मैक्स ने उपलब्ध सभी दिव्य वस्तुओं की सूची देखी और भौहें सिकुड़ी। उसमें न तो कोई औषधि थी और न ही कोई हथियार, केवल कच्चा माल ही मौजूद था। मैक्स ने पिछले दिन धार्मिक वस्तुओं की भारी बिकवाली का गलत अनुमान लगाया था। हालांकि पौराणिक श्रेणी से नीचे की वस्तुएं सामान्य उपयोग की वस्तु के रूप में बेची जा रही थी, वहीं पौराणिक श्रेणी से ऊपर की वस्तुएं आमतौर पर खिलाड़ियों द्वारा बहुत मेहनत और कठिनाई के बाद प्राप्त की जाती थी। यही कारण है कि वे उन्हें बड़ी से बड़ी रकम के लिए भी नहीं बेचते थे, छोटी रकम की तो बात ही छोड़ दें। मैक्स ने गेम में समय डिस्प्ले देखा और महसूस किया कि ओमेगा अब केवल 50 मिनट में बंद हो जाएगा। अगर वह सचमुच जल्दी में होता तो वह जोखिम उठा सकता था और टेलीपोर्टेशन सेंटर तक दौड़कर एल्फ्स के शहर वानाहेम में टेलीपोर्ट हो सकता था ताकि वहां के नीलामी घर में अपनी किस्मत आजमा सके। हालांकि अगर यह भी विफल हो जाता है तो मैक्स वापस आकर यहां से ये सामान दोबारा नहीं खरीद पाएगा। धत तेरे की, मैं क्या करूं? क्या मैं सब कुछ दांव पर लगा दूं या इन कच्चे माल को खरीद कर सुरक्षित रास्ता अपनाऊं? मैक्स ने दांत पीसते हुए फैसला किया कि हाथ में आया एक पक्षी झाड़ी में बैठे 2 पक्षियों से बेहतर है, इसलिए उसने अपने पास मौजूद विकल्पों पर टिके रहने और इस नीलामी घर से कच्चे माल खरीदने का फैसला किया। मैं 3 ब्लू स्पॉट फूल, 3 रेड स्पॉट फूल और 1 फोई ग्रास खरीदना चाहती हूँ। मैक्स ने अपने पास मौजूद पैसों का हिसाब लगाने के बाद ये घोषणा की। मैक्स ने झटपट पैसे ट्रांसफर करके उन सभी चीजों को खरीद लिया। जरूर महोदय, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, एल्फ महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपके पास आइटम बाइंडिंग है? मैक्स ने पूछा। एल्फ महिला ने सिर हिलाया। कृपया मुझे उनमें से 7 दे दीजिए। उस महिला ने मैक्स को 7 आइटम बाइंडिंग देने की पेशकश की। हालांकि मैक्स के पास उन सभी को खरीदने के लिए पैसों की कमी थी, क्योंकि उसके पास केवल 3 आइटम बाइंडिंग खरीदने के लिए ही पर्याप्त पैसे थे। घाटे की भरपाई करने के लिए मैक्स को आखिरकार अपनी इन्वेंट्री में मौजूद सभी सामान बेचने पड़े, लेकिन अंत में वह 7 आइटम बाइंडिंग हासिल करने में कामयाब रहा। हथियारों के विपरीत, जिन्हें स्वाभाविक रूप से उपयोगकर्ता से बांधा जा सकता था, ओमेगा में मृत्यु होने पर वस्तुओं के गिरने का जोखिम न उठाने के लिए उन्हें कच्चे माल पर बांधना आवश्यक था। अगर मैक्स उन्हें वास्तविक दुनिया में ले जाना चाहता था तो उसे भी ऐसा करना होगा। उन सभी को जल्दी से बांधते हुए मैक्स ने गेम की घड़ी पर नजर डाली और पाया कि ओमेगा के समाप्त होने में केवल 5 मिनट बचे थे। सुनसान सड़क पर बैठकर मैक्स ने परपलहेज शहर के साफ आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस छोड़ी। महज 5 मिनट के छोटे से समय में सब कुछ बदलने वाला था। 6 अरब से अधिक मनुष्य मरने वाले थे और पृथ्वी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। पहला जागरण शुरू होने वाला था और मानव जाति का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। पिछली बार मैक्स इस दिन के लिए बहुत उत्साहित था, क्योंकि यह उसके लिए रोमांच से भरे एक अंतहीन जीवन की शुरुआत होने वाली थी। इस बार उसके चेहरे पर बस एक ठंडी मुस्कान थी। वह कांपता हुआ 17 वर्षीय किशोर नहीं था जो वह 1 दशक पहले था, हालांकि शरीर तो उसी का था। ब्रह्मांड के भयावह अनुभवों से गुजरने के बाद मैक्स को अब इसके लिए कोई उत्साह नहीं रह गया था। फिर भी उसके भीतर एक उम्मीद बाकी थी, क्योंकि कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह, उसका दिल रोमांच का अनुभव करने के लिए तरस रहा था। सिस्टम सूचना। प्रिय खिलाड़ियों, यह आपकी आई गाया बोल रही है। ट्यूटोरियल गेम ओमेगा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको गेमिंग का सुखद अनुभव हुआ होगा और आपने सुखद यादें संजोई होंगी। ट्यूटोरियल अब समाप्त होने वाला है और ब्रह्मांडीय रानी द्वारा आपके और मेरे ग्रह का स्वामित्व नंबर 1 खिलाड़ी शकुनी वॉन नाइट को देने का निर्णय लिया गया है। सभी खिलाड़ी अब ट्यूटोरियल से हमेशा के लिए लॉग आउट हो जाएंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप सभी को सिग्मा में फिर से देखेंगे।